नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, as usual, many thanks to all of you for subscribing my channel. And now let us come on the today's topic. जो आज का हमारा टॉपिक है ब्रदर, वो है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बैंक एनपीए के लिए, एनपीए जब अकाउंट होता है तो बैंक क्या प्रोसेस लेता है, आप अपने अकाउंट को एनपीए होने से कैसे बचा सकते हैं, क्या प्रोसेस बैंक का रहता है, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। आज पार्ट 2 है इसका, और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एनपीए होने के बाद अब आते हैं बैंक की रिकवरी सिस्टम के ऊपर। आपकी बैंक प्रॉपर्टीज़ को कैसे अटैच करता है, उसके ऊपर बैंक का क्या प्रोसेस रहता है, आप उसके लिए क्या आपके राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। और आपसे बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ब्रदर। लाइक और शेयर लाइक और शेयर आपके ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है। आप लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए या नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए आप। लेकिन सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए ताकि मेरे जो विचार हैं, जो मेरे पास में जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको प्रोफेशनल एडवाइस के रूप में आपके पास में पहुँचे। अब आते हैं ब्रदर कि बैंक एनपीए होने के बाद में किस प्रोसेस को अडॉप्ट करता है, बैंक के पास क्या क्या राइट्स हैं, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। अब सपोज़ करो बैंक ने आपका अकाउंट एनपीए हो गया, उसके बाद में बैंक ब्रदर आपको अप्रोच करेगा। वो डीएम से ऑर्डर निकलेंगे सेक्शन 14 के अंतर्गत। उससे पहले आपको 2 नोटिस सर्व किए जाएंगे। एक 13/2 का नोटिस आएगा आपको, उसमें आपको 13/2 के नोटिस से पहले आपको बैंक के वकील की तरफ से आप 1 बाय 1 इस चीज़ को समझिए। मैं लास्ट पॉइंट से फिर दूसरे सिस्टम के दूसरे प्रोसेस के लास्ट पॉइंट तक जाऊंगा, पहले के लास्ट पॉइंट से स्टार्ट होके। आपको एक एडवोकेट की तरफ से, बैंक के एडवोकेट की तरफ से नोटिस सर्व होगा जिसमें आपको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। अमूमन मैं बता रहा हूँ, आपको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है आपको कि आपके पास में अभी 14 दिन का टाइम है। आप 14 दिन के अंदर अपने अकाउंट को एनपीए होने से बचा सकते हैं। इसलिए आपकी जो बकाया रकम है, जो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो आप डिपॉजिट कीजिए अपने अकाउंट में, बैंक को पे कीजिए। अब आप 14 दिन के अंदर अंदर सपोज करो वो पेमेंट को नहीं जमा करते हो, फिर आपको 13/2 का नोटिस आता है। 13/2 के नोटिस के अंदर आपको फिर 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना पैसा डिपॉजिट कीजिए। आप 30 डेज़ के अंदर अंदर भी अगर अपना पैसा डिपॉजिट नहीं करते हो तो उसके बाद में आपको नोटिस सर्व किया जाता है 13/4 का, 13/4 का। 13/4 के नोटिस के अंदर आपको 3 महीने का वक्त दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना पैसा जमा कीजिए। आप 13/4 के नोटिस के अंदर भी आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो फिर बैंक डीएम को अप्रोच करता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर अब पार्टी को हमने ये नोटिस सर्व कर दिए हैं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर अब हमें पोजेशन लेना है। तो डीएम सारी फाइल को देखते हुए वो आपको कॉल भी कर सकते हैं प्रेजेंस के लिए कि आप आइए, आके मिलिए एक बार, क्या इश्यूज़ हैं, क्या मुद्दे हैं, या आप खुद भी डीएम के पास में प्रेजेंट होके आप अपने रीज़न्स बता सकते हैं, अपनी जस्टिफाइड रीज़न जो भी हों आप बता सकते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है या मेरा ये प्रॉब्लम्स मेरे को हुई हैं। अब मैं जल्दी ही कहीं से अरेंज करके, मेरे को कुछ वक्त दिया जाए, मैं बैंक का पैसा रीपे करने की इंटेंशन रखता हूँ और मैं बैंक का पैसा रीपे करूँगा। अगर वो आपसे सेटिस्फाइड होते हैं तो आपकी फ़ाइल को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके आपको वक्त मिल सकता है। अगर वो उनको लगता है कि आपकी इंटेंशन पैसा देने की नहीं है या आपकी हालत ही आपको पैसा देने की नहीं है, आपका काम धंधा बंद हो चुका है, आप घर पे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से आपको स्क्रूटनाइज करते हैं, आपके ऊपर पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई ये पार्टी का काम धंधा की पोजीशन क्या है, क्या ये कमा के पैसा वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अगर उनकी जस्टिफिकेशन होती है तो आपको वक्त मिलेगा, अगर नहीं जस्टिफिकेशन होती तो डीएम ऑर्डर पास करेगा बैंक को पोजेशन लेने के लिए। फिर बैंक आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर सिंबॉलिक पोजेशन लेगा। अब आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है कि वो पोजेशन ही समझते हैं, उनको ये पता नहीं कि सिंबॉलिक क्या होता है और फिजिकल पोजेशन क्या होता है।
मतलब सिंबॉलिक पोजेशन लिया जाता है, जिसमें कि बैंक एक तो पब्लिक नोटिस निकालता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक का अभी जो है राइट्स है वो बैंक का है, जो बैंक का लीन चढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी को कोई भी परचेज करेगा तो वो खुद जिम्मेवार होगा। फिर आपके घर के बाहर, वो घर है, वो शोरूम है, कोई मॉल है, किसी भी तरीके की आपकी प्रॉपर्टी है, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर बैंक आपको एक आपकी प्रॉपर्टी के गेट के ऊपर या दीवार के ऊपर एक नोटिस पेस्ट करके जाएगा, जिसमें ये सूचना हो कि सार्वजनिक सूचना दी जाएगी, पब्लिक नोटिस दिया लिखा होगा उसके ऊपर कि ये प्रॉपर्टी इस बैंक की प्रॉपर्टी है, ये पार्टी ने, ये बोरोवर है, इनका पैसा ना देने की वजह से ये प्रॉपर्टी को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके साथ में कोई भी प्रॉपर्टी के साथ में डील करता है, कोई भी इंसान अगर डील करता है तो वो अपनी ट्रांजैक्शन के लिए खुद जिम्मेवार होगा, बैंक उसके लिए कोई भी जवाबदेह नहीं होगा। आप समझे इस बात को कि उस प्रॉपर्टी को अगर मैं परचेज करने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं कोई भी बयाना या टोकन करता हूं उस क्लाइंट के साथ में, इस भरोसे के ऊपर कि वो क्लाइंट बैंक को अपने आप रीपे करता रहेगा या कर देगा या बैंक से छुड़वा के मेरे को प्रॉपर्टी देगा, और मैं उसको कोई भी बयाना करता हूं या टोकन करता हूं और वो क्लाइंट फिर बाद में मेरा पैसा वापस नहीं देता, तो उसके लिए मैं उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। मैं सिर्फ एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस डाल सकता हूं, अदरवाइज मैं उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी को लेके केस नहीं डाल सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर वो खुद ही नहीं है। इफ सपोज आई एम नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, then I can't go for the ATS, agreement to sell. I don't have any right. तो उसके लिए अलग से केस लगेगा, उससे अपने पैसे को रिकवर करने के लिए आप उस प्रॉपर्टी को कल को चैलेंज नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी ही मुझे चाहिए, क्योंकि वो खुद ही वो प्रॉपर्टी के पेपर खुद ही बैंक में प्लेज करके बैठा हुआ है। तो ये होता है सिंबॉलिक पोजेशन, यानी कि पब्लिक में इस चीज़ का पूरा सर्कुलेट करना कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर डील मत कीजिए, ये प्रॉपर्टी अब बैंक के इख्तियार में है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक का हक है, किसी ने ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो पहले आके बैंक से मिले। आप उस प्रॉपर्टी को, कोई भी थर्ड पार्टी बायर है तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को परचेज ना करें। अब उसके बाद में आते हैं, ये तो हो गया, यहां तक था सिंबॉलिक पोजेशन। अब उसके बाद में आपको फिर वक्त दिया जाता है कि भाई आप 3 महीने का वक्त दिया जाता है, आप आके बैंक में या डीएम के पास में आके अपनी एप्लीकेशन दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, या बैंक के रिकवरी ARMB ब्रांच होती है, एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांचेस होती हैं, हर बैंक की अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आप उनके रिकवरी हेड को जाके अप्रोच कीजिए कि मैं अभी पैसा देना चाहता हूं, मेरे पास पैसे का अरेंज हो गया है, मैं अपने अकाउंट को अपडेट करना चाहता हूं। तो जैसे भी बैंक आपके साथ में कंफर्ट जोन में होगा वो सेटलमेंट करेगा आपको कि आप या तो आप उस केस को आगे रिकॉन्टिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा पैसा जमा करवाइए हमारे पास में और अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से रिलीज करवाइए। तो वो अब आपके ऊपर करता है, आपके और बैंक की टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपके साथ में किस कंफर्ट जोन में है। वो प्रॉपर्टी को आपको पूरा पैसा लेके छोड़ने का कंफर्ट है उसमें वो बैंक का, या वो आपको कहता है कि आप सिर्फ आउटस्टैंडिंग जो पेंडिंग पेमेंट है वो आप जमा कीजिए, बाकी आपको इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। अब सपोज करो उस 3 महीने में भी आप पैसा नहीं देते हो, ना बैंक को अप्रोच करते हो, ना पैसा देते हो, उस केस में फिर बैंक डीएम से ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा कि अब हम इसके ऊपर फिजिकल पोजेशन लेने के लिए रेडी हैं, हम इसके ऊपर फिजिकल पोजेशन लेना चाहते हैं। तो फिर वहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए आएंगे कि इसके ऊपर फिजिकल पोजेशन लिया जा सकता है और बैंक को इंस्ट्रक्शन जाएगी कि आप ले सकते हो। तो बैंक उसमें क्या करेगा, एक तो डीएम के ऑर्डर हो गए आपके पास, उनके पास में, दूसरा बैंक आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक कॉपी उसकी जाएगी कि हम फलाना हम 5 फरवरी को
इस प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन लेने के लिए जा रहे हैं, कोई भी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना हो, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कला कलेश या किसी भी तरीके की गुंडागर्दी वहाँ पे क्रिएट ना हो, उसके लिए एक कॉपी लोकल पुलिस स्टेशन में जाती है। लोकल पुलिस स्टेशन को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जितने भी बैंक एम्प्लॉइज़ है, बैंक स्टाफ है या जो रिकवरी एजेंट्स के स्टाफ हैं, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे उस एरिया के अकॉर्डिंगली या उस प्रॉपर्टी को पोजेशन लेना है, वो छोटी प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है, या वो कितने रसूख वाला इंसान है, उस हिसाब से अपनी मैन पावर को पुलिस डिपार्टमेंट अरेंज करके वहाँ पे ऑन स्पॉट हाजिर होते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरीके के क्लैशेस को निपटाया जा सके या उनको रोका जा सके। वहाँ पे बैंक का स्टाफ होगा, पुलिस का स्टाफ होगा, वहाँ पे आपको फिर प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन लेने के लिए आपको वो देना ही पड़ेगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अब आउट ऑफ ऑफिशियल जो कुछ टर्म्स हैं वो बताता हूँ, लोग करते क्या हैं, या मैं कोई गाइडेंस तो नहीं दे रहा हूँ खैर, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि आप थोड़ा सा बचाव अपना कैसे कर सकते हैं। ब्रदर देखो, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आप जिस गट्स के साथ आगे जाके उनके साथ में बातचीत करते हो, या किसी भी तरीके से आप कहते हो कि मैं किसी भी कीमत के ऊपर फिजिकल पोजेशन नहीं दूंगा, आपके बाल बच्चे घर में हैं, आपके पास में कहीं के जाने का अरेंजमेंट नहीं है, तो आप उस केस में किसी भी तरीके से दिस दैट करके, मैं वीडियो के ऊपर तो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, आप उस पोजेशन को रोक सकते हैं। ये कह के कि मैं क्या अपने बच्चों के साथ मर जाऊँ कहीं पर जाके, या मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ, ये कहाँ सफ़र करेंगे, मेरा माँ बीमार है, मेरा पिताजी बीमार है, या मेरा बेटा बेटी बीमार है, तो उस केस में आपको कुछ वक्त दिया जा सकता है या मिल सकता है आपको। वो भी आपको फ़ायदा तब है ब्रदर, वो जब आपके पास में कुछ दिनों में पेमेंट्स के अरेंजमेंट होने वाले हों। अदरवाइज़ जो सर्कमस्टांसिस आपके लिए आज यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, वो 15 दिन का वक्त लेने के बाद वे भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, फिर आपको वक्त भी नहीं दिया जाएगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरों से भी बाहर हो जाओगे कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप अपनी टंग वैल्यू को भी नहीं रख पा रहे हो, आप बैंक का पैसा भी नहीं दे रहे हो और प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ रहे हो, तो इसमें आपके कोर्ट ऑर्डर की अवमानना मानी जाएगी, तो इसलिए आपके ऊपर अलग से केस भी हो सकता है। तो ये बैंक के स्टेप्स हैं। अब आप उसमें क्या कर सकते हो, आप फिजिकल पोजेशन, आपको भी पता होता है कि फ़लाने फ़लाने दिन बैंक मेरी प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन लेने के लिए आ रहा है, तो आप उससे पहले डीएम के पास में हाजिर होकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हो, आप उनसे अगला वक्त ले सकते हो। लेकिन मैंने पहले ही जैसे कहा, आपको कोई भी वक्त लेने का फ़ायदा तब तक है ब्रदर जब आपको लगता है कि आप अरेंजमेंट, पैसों के अरेंजमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हालात ऐसे ही रहेंगे, आप कितने दिन काट सकते हो, बहुत ज़्यादा दिन नहीं काट सकते। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखे हैं, मेरी अपने एक्सपीरियंसेस में वो आए हैं कि हमने देखा है कि बैंक कभी भी सिंबॉलिक पोजेशन तो ले लेता है, बैंक कभी भी फिजिकल पोजेशन ले नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं जिनकी कस्टडी में वो प्रॉपर्टी होती है, जिनके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी होती है, वो इतने रसूखदार, टेढ़े, या कुछ, मैं वो वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इस तरीके के लोग होते हैं जिनसे ना तो पुलिस डिपार्टमेंट खाली करवा पाता है, ना बैंक का स्टाफ खाली करवा पाता है। तो वो प्रॉपर्टी फिर बैंक एज इट इज़ ऑक्शन में डालता है कि ये प्रॉपर्टी हम एज इट इज़ ही बेच रहे हैं, वो आपके नाम के ऊपर टाइटल ट्रांसफ़र कर देगा जो नेक्स्ट बोरोवर होगा, लेकिन वो कब्जा नहीं दे पाएगा। उस केस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आप इतनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो छुटकारा है वो बैंक का पैसा दे के ही है। आप एक बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप जब भी लोन लेते हो ब्रदर, आप लोन कभी भी प्रॉपर्टी की जो फुल मार्केट वैल्यू है, करेक्ट मार्केट वैल्यू है, एक्यूरेट मार्केट वैल्यू है, जेन्युइन मार्केट वैल्यू है, बैंक उसका कभी भी 100% नहीं देता है। तो आपको अपने केस में जब आपके पास में ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट होते हैं, आप पैसा नहीं दे पाते हो, अकाउंट एनपीए होता है, तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ का पता होता है कि भाई मैंने बैंक का कितना पैसा देना है टोटल। अगर मैं सेटलमेंट के ऊपर भी आता हूँ, इस केस को सेटल डाउन करता हूँ,
या मैं इसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट भी करता हूँ। सपोज करो आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, तो बैंक ने कभी भी आपको 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से ऊपर नहीं पैसा दिया होगा, और कुछ पैसा हो सकता है आपने बैंक को चुकाया भी हो। आज की डेट में वो आपने 3 करोड़ बैंक का देना है, आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, तो ब्रदर उस केस में आप कभी भी, आपकी बुद्धिमानी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आप बैंक को अटैच करो, क्योंकि बैंक जब कल को उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डालेगा, बैंक सिर्फ अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगा। आपको फ़ायदा हो प्रॉपर्टी में से, प्रॉपर्टी की सेल प्राइस में से, बैंक की इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं रहती है। बैंक रिजर्व प्राइस वही मेंशन करता है जो उसने पैसा आपसे लेना है। और फिर मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रिजर्व प्राइस क्या है, फिर उसके बाद में अगर वो बिड अनसक्सेसफुल होती है, फिर नेक्स्ट बिड कितना रेट नीचे करके निकलती है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको यही बताना था कि बैंक क्या प्रोसेस लेता है। आपको कभी भी इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी इन चीज़ों से आप बैकआउट मत होइए, कभी भी भागिए मत। आप फ्रंट के ऊपर रह के आप अपने, अगर आपके पास में कोई जस्टिफाइड रीजंस नहीं भी है तो उनको क्रिएट कीजिए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी जस्टिफाइड रीज़न नहीं है कि आपने बैंक का पैसा क्यों नहीं दिया, तो उन रीजंस को क्रिएट कीजिए। कम से कम आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर आप ये सोचो कि बैंक का पैसा ना दूं और प्रॉपर्टी मेरी बनी रहे, तो ऐसा बहुत लंबे वक्त तक नहीं होने वाला है। आप वक्त ले सकते हो, वक्त लेने के लिए कोई तिगड़म लड़ा सकते हो, कोई झूठ सच कह सकते हो, कोई मतलब जस्टिफाइड रीजंस को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन परमानेंटली उससे छुटकारा नहीं पा सकते आप। तो ये आज की वीडियो में मैंने इतना ही आपको कहना था कि आप बैंक से जब भी लोन लेते हो, पहली बात तो सोच समझ के लोन लीजिए। दूसरी बात ये है कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि बैंक की पेमेंट देते वक्त आप पिछले इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ को साथ की साथ क्लियर करते जाइए, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कभी मत कीजिए। वो आपके लिए हमेशा मॉनेटरी लॉस से बिग मॉनेटरी लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे, और बहुत सारे लोगों को आप इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हो। इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगी, और आपका भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे वो लेके आएगा। आज के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।